आज 1 जुलाई है। आज से नए आपराधिक कानून अस्तित्व में आ चुके हैं। नए आपराधिक कानून और पुराने आपराधिक कानूनों में मुख्य रूप से क्या अंतर है या किस प्रकार नए आपराधिक कानून पुराने कानूनों से बेहतर हैं, इन सभी विषयों पर मैं वीडियोस बना चुका हूं। मेरी वीडियोस का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरी वीडियोस देख सकते हैं। आज एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ा हूं यह बताने के लिए कि किस प्रकार आप नए आपराधिक कानूनों से लाभ ले सकते हैं और त्वरित न्याय प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुनील शर्मा है। मैं एडवोकेट हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। नए आपराधिक कानून और पुराने कानूनों के बीच मैं मुख्य रूप से 2 विषयों पर अंतर महसूस करता हूँ। इनमें पहला है कि ऐसे कौन से अपराध हैं जिनको पुराने आपराधिक कानूनों में अपराध माना गया था लेकिन नए आपराधिक कानूनों में अपराध नहीं माना गया है। तो ऐसे अपराध जिन्हें अब नए आपराधिक कानून यानी कि BNS भारतीय न्याय संहिता से हटा दिया गया है वह है राजद्रोह, जिसकी धारा 124A थी जो अब नहीं है। 124A IPC जो अब नहीं है क्योंकि अब तो IPC अस्तित्व में ही नहीं है। और दूसरा एक अपराध था 309 आत्महत्या का प्रयास। यह भी धारा अब हटा दी गई है। अब भारतीय न्याय संहिता में आत्महत्या का प्रयास जैसा अपराध नहीं है। तीसरा 377 ऑफ IPC यह भी हटा दिया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग निर्णयों के अंतर्गत यह दृष्टिगत रखा गया जब ये नए कानून बने कि किन अपराधों की समाज अब किन अपराधों का अपराध स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो यह देखते हुए जब ये नए अपराध का बिल बनाया गया तो उनमें इन अपराधों को सम्मिलित नहीं किया गया है। और एक और अपराध है वो है 467 का भी अपराध यानी कि 467 ऑफ IPC। ये सब मैं IPC की सेक्शंस की बात कर रहा हूँ। IPC के ये सभी सेक्शंस अब हट गए हैं। अब ये सब अपराध भारतीय न्याय संहिता में नहीं है। इस प्रकार के कृत्य अब अपराध नहीं माने जाएंगे। लेकिन कौन से नए अपराध भारतीय न्याय संहिता में सम्मिलित किए गए हैं वह हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिस्ट एक्ट और मॉब लिंचिंग। इन विषयों पर भी मैं वीडियोस बना चुका हूँ, अलग अलग वीडियोस बना चुका हूँ। आप मेरी वो वीडियोस भी देख सकते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को कहाँ डिफ़ाइन किया गया है, कितना डिफ़ाइन किया गया है और कितनी सज़ा है, और मॉब लिंचिंग को कहाँ डिफ़ाइन किया गया है, इन सभी विषयों पर भी मैं वीडियोस बना चुका हूँ। तो पहला तो अंतर ये हुआ कि कौन से अपराध नए कानून में सम्मिलित किए गए हैं। तो वह हैं मॉब लिंचिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिस्ट एक्ट। तो ये 3 अपराध सम्मिलित किए गए हैं। और जो अपराध हटाए गए हैं वह मैंने आपको बताया IPC की सेक्शन 124A और 309 ऑफ IPC और 377 और 467। ये सेक्शंस IPC के अब हटा दिए गए हैं। यानी कि IPC के इन सेक्शंस में जो अपराध थे, जार कर्म, आत्महत्या का प्रयास और अप्राकृतिक यौन संबंध आदि, ये सब अपराध और राजद्रोह, ये सब अपराध अब नए कानून में अपराध नहीं माने गए हैं। दूसरा मुख्य अंतर जो नए कानून में हुआ है वो है प्रोसीजरल चेंज। प्रोसीजरल चेंज में जब ये वो लोग ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं जो मुकदमे लड़ रहे हैं या जो स्वयं अभियुक्त हैं। जो अभियुक्तगण हैं, जो अभियुक्त होते हैं, एक्यूज्ड होते हैं, वो कोर्ट के सामने आते हैं, किसी प्रकार से डेट पे डेट लेते रहते हैं और जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो ट्रायल है, उसको लंबित रखते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि ट्रायल के दौरान जो विक्टिम है वो इतना थक जाता है, टूट जाता है कि वो अभियुक्त से किसी प्रकार समझौता कर लेता है, जैसे कि आपका पैसों का लेन देन है या किसी भी प्रकार से
आप न्याय चाहते हैं, छोटी मोटी मारपीट है या कोई आपका अपराध है, 420 आपके साथ हो गई है, कुछ समय तक मुकदमा लड़ने के बाद जब देखते हैं विक्टिम कि समय निकलता जा रहा है और न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में एक्यूज़्ड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और मामला ख़त्म हो जाता है। और एक्यूज़्ड इस बात की एडवांटेज लेते हैं कि कोर्ट में काम पेंडिंग रहता है, डिलेड रहता है, तो जो ट्रायल है वो जो है पेंडिंग चलता रहता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ट्रायल अब ज़्यादा समय पेंडिंग नहीं रह सकता है। अब नए कानून में यानी कि जो सीआरपीसी की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू हुई है, इसमें हर प्रक्रिया के लिए समय नियत किया गया है, कितने दिन में जजमेंट करना है, कितने दिन में ट्रायल ख़त्म करना है, इन सब के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। तो अब वो जो तारीख पे तारीख वाला कॉन्सेप्ट था वो अब नहीं चल पाएगा। दूसरा जो एक और चेंज दिया गया है वो है ज़ीरो एफआईआर। ज़ीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट पहले सीआरपीसी में कहीं था नहीं। कोर्ट्स जो थी, हायर कोर्ट्स, हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, इनके डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग ज़ीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट आ गया था, लेकिन वो बहुत प्रचलन में नहीं था। लेकिन अब स्पष्ट रूप से ज़ीरो एफआईआर का जो प्रावधान है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिया गया है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ कहीं भी अपराध हो तो वह अपनी एफआईआर किसी भी थाने में दर्ज करा सकता है। एक और चेंज जो है, ये भी प्रोसीजरल चेंज है कि आपकी एफआईआर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी यानी कि ईमेल के माध्यम से भी दर्ज करा सकते हैं। एक और चेंज है वो एक्यूज जो भी हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, उनके हित में रहेगा कि जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर होते हैं, जैसे कि किसी ने एक बार अपराध कर दिया और अपराध के बाद कोई व्यक्ति जेल चला जाता है, तो जेल में उस व्यक्ति की जो सज़ा है यानी कि जिस अपराध के लिए व्यक्ति जेल में गया है उस अपराध की जो सज़ा है उस सज़ा की अवधि का 1/3 यानी कि 3 साल यदि सज़ा है और व्यक्ति 1 साल से जेल में है तो 1 साल पूरा होने के बाद वह व्यक्ति बेल प्राप्त कर सकता है, स्वतः ही बेल प्राप्त कर लेगा। ये अवधि पहले लगभग आधी थी, यानी कि सज़ा के आधा यानी कि 1.5 साल व्यक्ति को जेल में काटना पड़ता था। अब 1 ही साल बाद ऐसा अभियुक्त बेल प्राप्त कर सकता है। एक और प्रोसीजरल चेंज है वो ये है कि पहले जो एक्यूज्ड भाग जाते थे, ट्रायल से भाग जाते थे या ट्रायल में हाजिर ही नहीं होते थे, तो ऐसे अभियुक्त लोगों के विरुद्ध ट्रायल नहीं चल पाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अभियुक्त की गैरहाजिरी में भी ट्रायल चल सकता है। तो इस प्रकार प्रोसीजरल मुख्य चेंज मैंने आपको बताया जो परिवर्तन है, इससे आपका जो है न्याय वो आपको त्वरित मिलेगा। आप इस नए कानून से लाभ ले सकते हैं, त्वरित न्याय प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह की जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार।